तो उनको लगा कि ये आदिवासी जीवन बहुत सुंदर है और उनमें ग्रीड कम है। ये आकाश के पक्षियों के लिए है। उसके साथ-साथ जब चाईबासा में रहते थे, वो उस उन दिनों उनको पार्किंसंस सिकनेस थे। ग्लास में पानी उठा के नहीं पी सकते थे, उससे हिलता था। डिज़ाइन वगैरह एक आदिवासी आर्किटेक्ट को खोज करके उन्हीं से कराया। ये इतिहास से लेकर तिलका माझी से लेकर के ये है झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम इलाके में लगभग 2 दशक पहले स्थापित बगीचा का छोटा सा परिसर, जहां समाजोन्मुखी क्रियाकलाप होते हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यहाँ वर्कशॉप, मीटिंग आदि की जाती हैं। दरअसल ये एरिया एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर परिसर के अंदर स्थित है, जो वर्षों से निष्क्रिय है। बगीचा के इस कैंपस की शुरुआत वर्ष 2004-5 में फादर स्टेन स्वामी ने की थी। उन्होंने वंचित आदिवासियों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया। इस वीडियो में हम इसी बगीचा के बारे में जानेंगे, यहाँ के संचालक फादर PM टोनी से। जोहार। बगीचा का कंसेप्ट के बारे में पहले बात करेंगे। बगीचा हम लोग देखते हैं, बगीचा का मतलब है ये बगान जिसमें अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। उसी तरह जब फादर स्टैन स्वामी और उनके साथी जब बगीचा का स्थापना करने के लिए मंथन कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस संस्था का नाम बगीचा ही करेंगे, क्योंकि इस उद्देश्य से इसको बगीचा बुलाएंगे क्योंकि यहाँ हर प्रकार के हर धर्म को मानने वाले, हर संस्कृति को मानने वाले और हर जगह से लोग आ सकते हैं। एक ही कंडीशन है कि ये लोगों के लिए समर्पित और समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को स्वागत करने का एक प्लेटफॉर्म के जैसे ये खुला रहेगा सबके लिए और अपने समाज के लिए, समाज में सुधार करने के लिए, और जो विशेष करके समाज में दलित, आदिवासी और महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे हैं ऐतिहासिक रूप से, उनके पक्ष में काम करने के लिए और उनके विशेष अधिकारों को लेकर के, अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के, उनके विशेष अधिकारों को लागू कराने के लिए लोगों को जागृत करना और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना, यही इसका बगीचा का उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य से इसको बगीचा नाम दिए। तो इसका शुरुआत हुआ वास्तव में फादर स्टैन स्वामी के साथ में कुछ और साथी लोग थे। फादर स्टैन स्वामी के बारे में थोड़ा सा बताना ज़रूरी है जब हम बगीचा के बारे में बोलेंगे, इसकी स्थापना और उद्देश्य के बारे में बोलते समय। उन्होंने तमिलनाडु से चाईबासा जमशेदपुर आए। जमशेदपुर यीशु समाज के सदस्य के रूप में काम शुरू किए। और जब हम लोग उनको कुछ शुरुआत का जो ट्रेनिंग है उसके बाद में फील्ड में एक्सपीरियंस के लिए भेजा जाता है, उस समय के लिए हम लोग रीजेंसी बोलते हैं उसको अपने लैंग्वेज में। अपने लैंग्वेज मतलब हमारे यीशु समाज के जो कॉन्सेप्ट्स है उसके अनुसार। तो रीजेंसी के समय में हम लोग जो भी सीखे हैं, तब तक फ़िलोसफी सीखे होते हैं। पहले इंग्लिश हिंदी सीखेंगे, उसके बाद में ग्रेजुएशन उनका यहाँ से हुआ था, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। उसके बाद में फिर 2 साल का फ़िलोसफी का पढ़ाई होता है। उसमें भी वेस्टर्न फ़िलोसफी और इंडियन फ़िलोसफी, बुद्धिस्ट फ़िलोसफी, ये सब आता है। कुछ सोशियोलॉजी का भी रहता है। तो उसके बाद में हम लोगों को फील्ड में काम करने का मौका मिलता है। उस पीरियड को रीजेंसी बोलते हैं। तो उनका रीजेंसी चाईबासा में था। चाईबासा में हम लोगों का एक स्कूल है, सेंट जेवियर्स स्कूल लुपुंगुटू। लुपुंगुटू जगह है, उस गांव है। उस गांव में वो लुपुंगुटू गांव चाईबासा से 5 किलोमीटर दूर में है। तो वहाँ पर फादर स्टैन को काम मिला था। रीजेंसी 2 साल उन्होंने रीजेंसी किया। तो वे वहाँ पर स्कूल में पढ़ाते थे, उसके साथ साथ हॉस्टल प्रीफेक्ट के रूप में रहे। तो उस स्कूल का विशेषता यह है कि वहाँ पर लड़के लोग हैं। उस समय को एजुकेशन नहीं था, केवल लड़के लोगों के लिए स्कूल था वो। और हॉस्टल थे, हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे थे, करीब 500 बच्चे होते होंगे।
तो उनके साथ रहना, और विशेष करके फादर स्टैन ने एक विशेष इंटरेस्ट लिया उनके जीवन को ज़्यादा समझने के लिए। तो वहाँ जो लड़के रहते थे, स्कूल छुट्टी के दिनों में वो उनके घर जाते थे। उनके घर जाते हो, लोगों के घर जा कर के उनके घर में रहते, और लड़कों को अपने घूम करके वहाँ का स्थिति, गांव की स्थिति और गांव के लोगों के रहन सहन, उनकी सोच, संस्कृति के बारे में सब सीखने के लिए। तो उनको लगा कि ये आदिवासी जीवन बहुत सुंदर है और उनमें ग्रीड कम है। मेन स्ट्रीम में जो लोग हैं उनकी अपेक्षा आदिवासी लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, और उनके जीवनी जो है, उनके मेमोइर्स में एक घटना के बारे में वो वर्णन करते हैं। वो है कि एक बार एक लड़का के साथ में घर गया, तो पिताजी के साथ में आंगन में बैठे, तो उनके बाबू का पिताजी ने कहा कि तुम आम फला हुआ था आम पेड़ में, तो आम तोड़ो तुम जा कर के। तो उसने सारे पेड़ में जितने भी डालियाँ थे सब आम तोड़ लिए, एक डाली में पूरा आम तोड़ ऐसे ही छोड़ दिए। तो फादर स्टैन को आश्चर्य लगा। उन्होंने पूछा कि इस एक थोड़ा सा आम उसमें छोड़ा हुआ है, वो क्या, उसका मतलब क्या है? तो बाबू के पिता ने कहा उसको कि ये आकाश के पक्षियों के लिए है। तो इसका मतलब आदिवासी लोग ना शेयरिंग करते हैं, मतलब सारे चीज़ उनके लिए नहीं है, वो सारे जो पक्षी है, जानवर है, सबको भी अपने तुल्य समझने का, और प्रकृति को के साथ मिलजुल कर रहने का, प्रकृति से सीखने का, प्रकृति को ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा उसका शोषण नहीं करने का, इस तरह का जो मूल्य है, ये मूल्य सोशलिस्ट वैल्यूज से मिलता जुलता है। तो फिर एक प्रकार से बोले कि स्टैन उनके साथ में मैंने बहुत अच्छा लगाव हुआ। ही फेल इन लव विथ आदिवासीज। उसके बाद में फिर आगे वो पढ़ाई करने के लिए गए, पुरोहित बनने के लिए यीशु समाज में कई साल पढ़ना होता है। उसके बाद में फिर वो सोशियोलॉजी और थियोलॉजी पढ़ने के लिए मनीला गए थे। तो वहाँ से वापस आने के बाद में जमशेदपुर में कुछ साल, 2 साल वो कैथोलिक रिलीफ को लेकर के काम किए। वहाँ गरीब परिवार के लिए जो राशन सब आता था विदेश से उन दिनों रिलीफ के लिए, तो उसको बांटने का एक गोदाम बनाए। फिर कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स को वहाँ ट्रेनिंग दे करके उनके जिम्मे में उसको छोड़ दिए। उसके बाद में वो फिर से बेल्जियम गए। बेल्जियम से 1 साल सोशियोलॉजी और सोशल एनालिसिस में एक्सपर्ट हुए। वहाँ से आके फिर बैंगलोर इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में उनको बुलाया गया, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज था उस समय। तो वहाँ उन्होंने मार्क्सिज्म सिखाए युवाओं को, बहुत सारे युवाओं को। श्रीलंका, नेपाल और भारत से कई लोग वहाँ आकर के उनके 3 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें भाग लिए। तो उस समय कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्लस सोशल एनालिसिस सिखाते थे। तो इसका फलस्वरूप क्या हुआ, उनके ट्रेनिंग में जो भाग लिए थे जितने भी युवक लोग, वो लोग भारत के अन्य जगह में अभी आज के दिन में बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उनके ट्रेनिंग किए हुए फादर स्टैन से सीख करके लोग कार्यरत अभी कई सालों से करने वाले हैं। कुछ लोग तो अलग अलग काम में लग गए, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी काम करते हैं। तो फादर स्टैन एक प्रकार से साउथ एशिया में जाने माने एक व्यक्ति के रूप में थे। तो फिर वो 15 साल बैंगलोर ISI में काम करने के बाद में ये वापस आए। वापस आकर के, और कहा जाता है बैंगलोर में काम करते थे, वहाँ से साल में 2 बार झारखंड आते थे यहाँ के लोगों के साथ रहने के लिए। और हम जानते हैं झारखंड मूवमेंट तो कई माने एक लंबा आंदोलन रहा है इतिहास में। अपने ऑटोनॉमी, आदिवासियों के लिए जो विशेष कानून है, जैसे 5वीं अनुसूची है, CNT-SPT एक्ट है, फिर 5वीं अनुसूची पर आधारित पेसा कानून है। उसके अलावा भी हाल में फॉरेस्ट राइट एक्ट हुए। ये सारे कानून को
वो सीखे और यहाँ के लोगों का जो मूवमेंट है, झारखंड अलग होने का जो झारखंड मूवमेंट है, उसमें वो सक्रिय रहे। यद्यपि वो बेंगलुरु में थे, तो यहाँ आकर के झारखंड मूवमेंट के जो नेतागण थे और आदिवासी लोग यहाँ के, उनके साथ उनके समस्याओं के बारे में चर्चा करना, ये सब करते रहे। और वहाँ के कार्यकाल के बाद में आके फिर चाईबासा में 2 साल काम किए। यहाँ क्या बोलते हैं, जोहार जोहार एक संस्था है वहाँ, एनजीओ, उसका पूर्ण रूप से बोलिएगा झारखंडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। तो उनके साथ रह कर के जो कोल्हान में हो लोगों के बीच में जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग मुंडा मानकी सिस्टम बोलते हैं, विल्किंसन रूल्स के अनुसार उनको कुछ विशेष अधिकार मिला है, तो उनके मुंडा मान की व्यवस्था अभी भी थोड़ा बहुत चलते रहता है, माने जीवित है अन्य जगह की अपेक्षा। तो उसको मजबूत करने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करके मुंडा मान की सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रयास किए। उसके साथ साथ जब चाईबासा में रहते थे, उन दिनों उनको पार्किंसंस सिकनेस थे, ये उनका हाथ ऐसे हिलता था, वो ऐसे स्पून पकड़ के खाना नहीं खा सकते थे, और ग्लास में ऐसे ग्लास में पानी उठा कर नहीं पी सकते थे, उसे हिलता था। लेकिन सब सारे चीज़ हाथ से मुश्किल से करते थे, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं था। उनका बहुत क्या बोलेंगे, उनका बहुत विल पावर है, डिटर्मिनेशन बहुत है, और वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग ही थे। तो उन दिनों एक हाथ में ट्रम्बर रहने के बावजूद वो बाइक से सप्ताह में एक बार रांची आते थे। तो रांची में अलग अलग झारखंड के अलग अलग ज़िले में जो लोग आंदोलन करते हैं आदिवासी दलितों के अधिकार के लिए, झारखंडियों के अधिकार के लिए, उनके साथ बैठ करके उनकी बात सुनना, उनको गाइडेंस जहाँ तक हो सके देना, और उनको एक दूसरे से मिलाना, नेटवर्क ना, सोशल नेटवर्क और सोशल मूवमेंट्स को के साथ में अच्छा संबंध बनाए। उसके बाद में वो रांची अपना रेजिडेंस शिफ्ट किए 2000 में। तो 2000 में जैसे रांची आए तो उनको रहने के लिए एक अपार्टमेंट वो मैंने रेंट में लिए, उसका नाम है अभिलाषा अपार्टमेंट। वो रांची में जो पुरुलिया रोड है ना, वहीं पर था। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने ये अभी जो बगीचा दिख रहा है आपको, बगीचा का जो भी मकान है, उसको स्थापना करने के लिए, उसका निर्माण के लिए फंड मोबिलाइज़ किया। फंड मोबिलाइज़ करके इसका निर्माण, इसका प्लानिंग, मकान का डिज़ाइन वगैरह एक आदिवासी आर्किटेक्ट को खोज करके उन्हीं से कराया। उसके बाद में ये मकान सब बनाए और ये बन के तैयार हुए 2005 में, और 2005 में कंप्लीट हुए तो इसका उद्घाटन हुआ। और ये आप जो दिख रहे हैं ना, आपको जो दिख रहा है ये पत्थल गाड़ी है, ये सब उन्हीं का आइडिया है। पत्थल गाड़ी में जो झारखंड में जितने भी आंदोलनकारी है, इतिहास से लेकर तिलका मांझी से लेकर के अभी फ़िलहाल जो लोग आंदोलन के दौरान अपना जीवन दिए हैं, उन सब शहीदों का नाम उसमें अंकित है। फिर बिरसा मुंडा का एक स्टैचू आप देख रहे हैं, वो है, और उसके पीछे जो फॉरेस्ट जैसे दिखता है, साल वृक्षों का एक छोटा सा सरना जैसे है, और अभी फादर स्टैन का भी अर्थ मूर्ति यहाँ लग गया। तो ये सारे चीज़, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें आप जो जहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं वो प्रोग्राम हॉल है, उसके नीचे डाइनिंग हॉल है, और जहाँ हम लोग बैठे हैं ये मकान, ये रेजिडेंस प्लस ऑफिस और डॉर्मेट्री का बिल्डिंग है, 2 तला मकान है। उसमें महिलाएं और पुरुष हम लोग कुल मिला के 100 लोगों को रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ यहाँ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो समाज के लिए समर्पित रूप से काम करते हैं, सोशल चेंज लाने के लिए, और हिस्टोरिकली जो मार्जिनलाइज्ड हुए हैं उनके अधिकार के लिए। उनका अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके पता नहीं है, विशेष करके आदिवासियों को और युवा आदिवासियों को, क्योंकि स्कूल में इन अधिकारों का चर्चा नहीं होती। 5वीं अनुसूची, पैसा कानून, CNT-SPT एक्ट, कोल्हान में जो मुंडा मान की व्यवस्था है, और कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट जो है, सरकार माने ब्रिटिश के समय में उनको अलग रिज़र्व किया था, उसमें
जो बाहर के लोग हैं जिनको दिक्कू बोलते हैं, जो शोषणकारी है, वैसे लोगों को एंट्री करने का मना था। तो वो सब इतिहास बहुत ही सुंदर इतिहास है, संघर्ष का लंबा इतिहास है। और संघर्ष के हर आंदोलन के बाद में ब्रिटिश ने उनके लिए विशेष कानून बनाया है। ये सारे चीज़ आदिवासी युवा पीढ़ियों से छिपा कर रखे हैं, क्योंकि ये उनके स्कूल करिकुलम में नहीं है, कॉलेज के करिकुलम में नहीं है। इसलिए अलग से लोगों को शिक्षा देने की ज़रूरत है, ताकि लोग अपने इतिहास और अपने विशेष अधिकार को जाने और उसको बरकरार रखने के लिए और उसको लागू कराने के लिए कदम उठाए। तो वही उद्देश्य है बगीचा का। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी मूवमेंट जैसे पहले सशक्त मूवमेंट और अवेयरनेस था, अभी कम हो रहा है। अभी नियो लिबरलिज्म आ गया और संसाधनों का लूट बढ़ गया। अभी चुनौतियां पहले से ज़्यादा है। तो हम लोग जिस उद्देश्य से बगीचा स्थापित किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अभी भी हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने का है और ट्रेनिंग प्रोग्राम इत्यादि और भी करना है। लेकिन उसके बीच में अभी जो चुनौतियां आई है, फादर स्टैन के ऊपर में जो केस आया था और उनका असमय मृत्यु जेल में, उसके बाद में कोरोना लॉकडाउन आया, इसके बाद फिर हमारा शासन देश भर में भी बदल गया है। तो अभी संसाधन का दोहन और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन की समस्या जिसके ऊपर फादर स्टैन फोकस करके काम करते थे, ये सब अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम सबको एक साथ मिल कर के और ज़ोर से और संगठित होकर के काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हम भी थे। हमको अच्छा लगा कि कोल्हान से भी काफ़ी बच्चे आए हैं और आदिवासी युवक युवतियाँ हैं, उनको इस तरह का प्रोग्राम से बहुत क्या बोलेंगे फ़ायदा होता है। इसका जो एरिया है कितना हाँ। बड़े भूभाग में ये फैला है? हाँ, वास्तव में बगीचा का 1 ही एकड़ है। अच्छा। ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, जो बाउंड्री है इसके आसपास में, बगीचा का अपना 1 ही एकड़ है। लेकिन इसके बाहर में जो है, ये भी जेजुइट्स का ही है, जेजुइट सोसाइटी का है, रांची प्रोविंस का है। और बगीचा का जो फाइनेंस मकान बनाने के लिए जो आया है, वो 5 प्रोविंस से आया है। एमपी प्रोविंस, हम लोगों का प्रोविंस बोलते हैं, काम करने की सुविधा के लिए हम लोग क्षेत्रवार उसको बांटे हैं। तो रांची, हजारीबाग, दुमका, रायगंज, जमशेदपुर और एमपी प्रोविंस, 5 प्रोविंस से फाइनेंस किए और 5 प्रोविंस से जेजुइट लोग यहाँ काम करते हैं। मैं जमशेदपुर से हूँ, मेरे साथ एक मार्टिन है, पीटर मार्टिन, वो भी जमशेदपुर का है। फादर स्टैन जमशेदपुर प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। तो फादर स्टैन के जाने के बाद में हम लोग 2 जन उनके प्रोविंस से यहाँ पर है। फिर फादर टॉम है जो दुमका रायगंज प्रोविंस का है। फादर सेबास्टियन लकड़ा एमपी प्रोविंस का है। तो जब फादर स्टैन और उनके दोस्त लोग बगीचा के लिए ज़मीन खोज रहे थे शहर में, जब अभी जो लोरेटो कॉन्वेंट है ना, वहाँ से कुछ ज़मीन देंगे बोले थे, लेकिन किसी कारणवश वो ज़मीन हम लोगों को नहीं दिया गया। उसके बाद में फिर रांची के जो येसु समाजी का प्रोविंशियल है उस समय के, उन्होंने कहा कि हम 1 एकड़ ज़मीन देंगे एटीसी का। ये जो बाकी ज़मीन इसके बाहर में जो है, वो एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर का है। पहले एक एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेंटर चलता था, तो उसका ज़मीन है, उसमें से हम लोगों को बगीचा के लिए 1 एकड़ ज़मीन दिया है। तो बगीचा का अपना 1 ही एकड़ ज़मीन है। इसी में सारी एक्टिविटीज़ होती हैं? हाँ। लेकिन यहाँ आने वाले को बाहर जानने के लिए, घूमने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, ज़मीन ऐसे ही। इसलिए थोड़ा सा ज़मीन एक्स्ट्रा है, इसलिए थोड़ा शांत लगता है, यहाँ आने से लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, उधर जो कुछ क्वार्टर्स हैं, हाँ, डुप्लेक्स, वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर? हाँ, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर के जो प्रोफेसर्स थे, उनके लिए क्वार्टर था वो। लेकिन वो 1990 आसपास वो बंद हो गया। यहाँ के लड़के लोगों के लिए था ये एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग। लेकिन लड़के लोग चाहे कि ट्रेनिंग के बाद में उनको वाइट कॉलर जॉब मिले, तो वाइट कॉलर जॉब सबको तो नहीं मिल पाता है, तो उनका इंटरेस्ट उसी से हट गया, तो फिर वो धीरे धीरे बंद हो गया। फादर स्टैन स्वामी नहीं रहे, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है।